हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसिंग केमिस्ट्री क्लासेस। इस क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर को शुरू करेंगे आपके फिजिकल साइंस से, जो है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में बहुत कुछ है जो बहुत डीपली डिस्कस किया जा सकता है। तो हम लोग आज के इस क्लास में इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को देखेंगे। इंट्रोडक्शन में पहला टॉपिक हम लोगों का होगा व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड। व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड। तो चलिए फटाफट लाइव चैट बॉक्स में जो भी आपको पता है केमिकल बॉन्ड के बारे में बताते रहिए, है ना, कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है ना? इसके बाद हम डिस्कस करते हैं आपसे कि केमिकल बॉन्डिंग होती क्या चीज़ है। तो बहुत अच्छे, सब लोग लिखो फटाफट चैट बॉक्स में, बताओ केमिकल बॉन्ड क्या है। देखते हम भी अभी तक आप क्या क्या पढ़ के रखे हो। ठीक है, व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड हम बोल सकते हैं ये एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या एक तरह का कॉज है। एक ऐसा कॉज जिस कॉज की वजह से दो या दो से ज्यादा अनस्टेबल एटम्स आपस में कंबाइंड होकर के एक स्टेबल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। क्या भाई, दो या दो से ज्यादा अनस्टेबल एटम्स आपस में कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। वो मॉलिक्यूल स्टेबल मॉलिक्यूल होता है। तो एक स्टेबल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो अब दो या दो से ज्यादा एटम्स जब आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो वो जो जिस वजह से, जिस रीजन से, या जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन दोनों को एक जगह पे बांध दे रहा है, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग केमिकल बॉन्ड कह सकते हैं। तो हम केमिकल बॉन्ड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि इट इज अ कॉज बोलो, या फिर हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इसको बोल सकते हैं। तो इट इज अ कॉज और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, मेरे वर्ड्स पे आप बहुत ध्यान दोगे। हम अपने वर्ड्स के साथ बहुत अच्छे से भी खेलने वाले हैं, तो आप एकदम अच्छे से ध्यान दो मेरे वर्ड्स पे। मेरे वर्ड्स ही पूरे कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इट इज अ कॉज और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय विच टू और मोर एटम्स, ये जो एटम्स होते हैं ये अनस्टेबल एटम्स हैं। नोबल गैसेस को छोड़, नोबल गैसेस इसमें नहीं आते हैं। तो नोबल गैसेस को छोड़ करके जो भी आपके पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स इस एटम्स की लिस्ट में आ सकते हैं। तो बाय विच टू और मोर एटम्स कंबाइंस, क्या हम लिखते भाई, कंबाइंस विथ ईच अदर to form a stable molecule। ठीक है, तो ये एक तरह का कॉज है। एक तरह का क्या है भाई, ये कॉज है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। केमिकल बॉन्डिंग क्या है, एक तरह का कॉज है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जिस कॉज या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक जगह पे बाइंड हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइंड हो जाते हैं या एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, आप बाइंड वर्ड भी यूज कर सकते हो, या फिर कंबाइंस वर्ड भी यूज कर सकते हो। तो बाइंड और कंबाइंड विथ ईच अदर टू फॉर्म अ स्टेबल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कॉज जो हम लोग यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं, है ना, मैंने बोला था कि मैं अपने वर्ड्स के साथ खेलूंगा यहाँ पे, तो आप ध्यान दो। क्या भाई, इट इज अ कॉज। अब ये कॉज जनरेट होने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, है ना। सबसे बड़ा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि इस कॉज को जनरेट करने के क्या क्या रीजंस आ सकते हैं। तो मेनली तीन रीजंस देखे जाते हैं। तीन ऐसे ब्रॉड रीजंस होते हैं जो ऐसे कॉज को या ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जनरेट करता है जिससे दो या दो से ज्यादा एटम्स एक जगह पे बाइंड हो जाते हैं। तो ये पहला रीजन जो होता है जिस वजह से ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है, वो होता है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल से नॉन मेटल में जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, तो वहां पे जब मेटल से जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा कहां पे, नॉन मेटल के लिए, तो
एक ऐसा कॉज वहां पे जनरेट होगा, एक ऐसा कॉज जनरेट होगा या ऐसा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगा जिससे वो मेटल और वो नॉन मेटल आपस में क्या हो जाएगा, बाइंड कर जाएगा और आपस में बंध जाएगा, और बंध जाएगा तो एक स्टेबल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो भाई कभी भी अगर ऐसा हो जहां पे एक मेटल से एक इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल में ट्रांसफर हो रहा हो, तो आपको वहां पे ये बात ध्यान में रखना है कि वहां पे भाई एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होने वाला है जिससे वो मेटल जो इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है और वो नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है वो दोनों आपस में बंधने वाले हैं, तो उनके बीच में एक बॉन्डिंग आपको दिखेगा। ठीक है, दूसरा एक रीजन हो सकता है, वो हो सकता है ट्रांसफर ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन between two non-metals, दो नॉन मेटल्स के बीच में कभी भी जब इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, है ना, म्यूचुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब शेयर होगा, दो नॉन मेटल्स के बीच में क्या शेयर होगा भाई, म्यूचुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। म्यूचुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जब शेयरिंग होती है, ठीक है, म्यूचुअल नंबर क्या होता है, सेम नंबर। अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है, जिसके साथ शेयर कर रहा है उसका भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। अगर ए और बी आपस में शेयरिंग कर रहे हैं तो दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर ए का 2 इलेक्ट्रॉन है तो बी का भी 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। एक अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो बी का भी 3 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो म्यूचुअल नंबर मतलब कि बराबर नंबर में, बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होना चाहिए। तो अगर कहीं पे भी ऐसा हो रहा हो जहां पे बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, तो वहां पे भी हम लोग क्या देखेंगे हमेशा कि ये भी एक ऐसा कॉज को जनरेट करेगा जिस कॉज से वो एटम्स जो आपस में इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं वो आपस में एक जगह पे बंध जाएंगे, है ना। तो जब बंध जाएंगे तो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमेशा एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगा या एक ऐसा कॉज जनरेट होगा जो कॉज क्या करेगा, दोनों एटम्स को एक जगह पे बांध देगा, तो उसको भी हम केमिकल बॉन्ड कह सकते हैं। ठीक है, तीसरा जो रीजन हो सकता है, तीसरा जो ये कॉज जनरेट करने का कंडीशन हो सकता है वो होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली फ्रॉम वन साइड, ओनली फ्रॉम वन साइड, वन साइड ऑफ एटम। देखो दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, लेकिन शेयरिंग हो रहा है सिर्फ एक ही तरफ से, म्यूचुअल नंबर में शेयरिंग नहीं हो रहा है। कोई एक है जो अपना 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है दूसरे को, कोई एक है जो अपना 2 इलेक्ट्रॉन सामने वाले को डोनेट कर देता है, बदले में कुछ नहीं लेता है। ठीक है, तो अगर वन साइडेड शेयरिंग हो रहा है, हम इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, वन साइडेड शेयरिंग। तो अगर वन साइडेड शेयरिंग हो रहा है, जैसे कि एटम ए एटम बी को अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो अगर ऐसा केस आप देख रहे हो कि एटम ए एटम बी को 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो वहां पे भी एक ऐसा कॉज जनरेट होगा जिस कॉज से एटम ए और एटम बी आपस में बाइंड हो जाएगा, तो उस कॉज को भी हम क्या कहेंगे, केमिकल बॉन्ड। तो अब हम लोग फिर से आते हैं केमिकल बॉन्ड के डिफिनेशन पे कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। तो केमिकल बॉन्ड एक तरह का कॉज है जो बहुत सारे रीजन से ये कॉज जनरेट हो सकता है, जिस कॉज के वजह से 2 या 2 से ज्यादा अनस्टेबल एटम्स आपस में बंध जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं, कंबाइंस हो जाते हैं और कंबाइंड होकर के एक स्टेबल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो उसी कॉज को हम लोग केमिकल बॉन्ड कहते हैं, जिस कॉज की वजह से 2 या 2 से ज्यादा एटम आपस में बाइंड होते हैं। क्लियर है डेफिनेशन? कोई दिक्कत? अगर किसी भी तरह का कोई दिक्कत है तो लाइव चैट बॉक्स में आप डिस्कस कीजिए मेरे साथ। ठीक है, ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो व्हाट्सअप कर दीजिए। ओके, चलिए तो हम लोग बात करें कि केमिकल बॉन्ड बनने का क्या रीजंस होता है ना, केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है ना, व्हाई अ बॉन्ड फॉर्म। अगला अपना टॉपिक है व्हाई अ केमिकल बॉन्ड, व्हाई अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड। एक केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है, रीजन क्या है केमिकल बॉन्ड बनने का, एटम ए एटम बी के साथ कंबाइन क्यों किया, है ना। तो इसके ब्रॉडली 2 रीजंस देखे जाते हैं। ऐसे आप क्लास 10th में हो तो आप 2 रीजन ही आपके साथ आपके लिए बेहतर है। आगे आप जाओगे तो आप 3-4 रीजंस देखोगे, है ना। तो पहला हम लोग बात कर दें कि टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी लेवल, मिनिमम एनर्जी लेवल, है ना। मिनिमम एनर्जी लेवल से मतलब क्या है मेरा, देखो कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने मिनिमम एनर्जी लेवल पे होता है वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी को अटेन करता है। कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो मिनिमम एनर्जी लेवल पे होता है वो एक मैक्सिमम स्टेबिलिटी को अटेन करता है। मतलब हम बोल सकते हैं
कि एनर्जी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है, स्टेबिलिटी होता है, ठीक है। स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी। अगर एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम, अगर एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। हमेशा आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो कोई भी एटम क्या चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा स्टेबल बन जाए, कोई भी एटम क्या चाहता है वो ज्यादा से ज्यादा स्टेबल हो जाए, मतलब कि उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाए, इंक्रीज कर जाए। तो अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है तो एनर्जी को क्या होना होगा, डिक्रीज होना होगा। स्टेबिलिटी अगर इंक्रीज कर रही है तो एनर्जी को क्या होना होगा, डिक्रीज होना होगा, ठीक है। तो ये हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी लेवल, और कोई भी एटम एनर्जी लेवल को मिनिमम कब एक्वायर कर सकता है, जब वो दूसरे के साथ बाइंड करेगा। जब वो दूसरे के साथ बाइंड करेगा तो एनर्जी का लॉस करेगा, है ना। कभी भी जब एटम ए एटम बी के साथ बाइंडिंग करेगा, ये दोनों जब आपस में एक जगह पे बंध जाएंगे तो ये बाइंडिंग के टाइम पे यहाँ से बहुत सारा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है ना। बहुत सारा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जब रिलीज होगा तो ये लोग क्या हो जाएगा, एक कुछ मान लो कि x और y अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ ये लोग था, आपस में लोग बंधा, तो आपस में जब इन लोग का बाइंडिंग हो गया, जब आपस में इन लोग का बॉन्ड बना तो वहां से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो गया। तो अब जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रहा होगा वो क्या रहा होगा, लेस देन एक्स वाई, लेस देन एक्स प्लस वाई, है ना। तो क्योंकि एनर्जी रिलीज हो गया तो वो मिनिमम एनर्जी स्टेट को एक्वायर करेगा। हमेशा वो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके एनर्जी को रिलीज कर देगा, ठीक है। इस एनर्जी वाली चीज को हम लोग आयनिक बॉन्ड में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी लेवल, आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा कि बॉन्ड बनने का पहला जो रीजन होता है वो यही होता है ना। दूसरा जो रीजन हम लोग बात कर सकते हैं वो होता है टू अटेन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ, बताओ क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ, किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक्वायर करना पसंद करता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को एक्वायर करना पसंद करता है ना। कोई भी एटम अपने बगल का, जो उसका सबसे नजदीक का नोबल गैस है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को एक्वायर करता है ना। अब आप एक बात जान जाओ सबसे पहले कि नोबल गैस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नोबल गैस का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है। और हीलियम एक ऐसा नोबल गैस है जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो दो तरह के रूल्स डेवलप्ड हो जाते हैं कि बोला जाता है कि कोई भी एटम अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, जिसको लेकर के बोला जाता है कि ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। लोग क्या रूल को फॉलो करता है, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल का मतलब क्या होता है, ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो ऑक्टेट रूल में बोला जाता है कि एनी एटम्स कंबाइन टू टेक 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। वो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, इसीलिए वो कंबाइन करता है। और हाइड्रोजन जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, इसलिए वो डुप्लेट रूल को फॉलो करता है। वो क्या करता है, डुप्लेट रूल को फॉलो करता है। तो ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल 2 तरह के रूल्स होते हैं। तो बोला जाता है कि भाई कोई भी एटम क्या किस लिए कंबाइन करता है, अपने नियरेस्ट नोबल गैस के स्ट्रक्चर को एक्वायर करने के लिए, क्योंकि नोबल गैसेस जो होते हैं ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। नोबल गैसेस क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। अब वो अपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के साथ स्टेबल है, तो अगर वो स्टेबल है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जिसको भी मिलेगा वो भी स्टेबल हो जाएगा। तो सभी लोग चाहते हैं कि हम नियरेस्ट नोबल गैस का स्ट्रक्चर ले लें और हम भी क्या हो जाएं, स्टेबल हो जाएं, क्योंकि पूरा का पूरा आपका केमिकल बॉन्ड ही इसीलिए बनता है कि एक एटम स्टेबल होके एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर सके, ठीक है। तो नियरेस्ट नोबल गैस का स्ट्रक्चर लोग एक्वायर करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन क्या करता है, तुरंत हीलियम का स्ट्रक्चर ले लेता है ना, हीलियम 2 होता है। ऑक्सीजन जो होता है वो ऑक्सीजन क्या होता है भाई, ऑक्सीजन आपका तुरंत नियॉन का स्ट्रक्चर ले लेता है। तो ऑक्सीजन क्या हो जाता है, -2 चार्ज अपने ऊपर ले लेता है ना। तो हाइड्रोजन किसी के साथ कोवेलेंट बॉन्ड कर देगा। जैसे हाइड्रोजन को देखो तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये जैसे कि सपोज क्लोरीन अगर इसके पास में आ गया तो क्लोरीन के साथ में 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेता है। तो देखो क्या हो गया, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में देखो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, और क्लोरीन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन था, एक देखो शेयर कर लिया तो ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये सब हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे, और हम लोग ऑक्टेट रूल के बारे में बहुत सारा बात करेंगे। आपको हम बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाना सिखाएंगे लेविस स्ट्रक्चर रूल में, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन के लिए इतना पार्ट काफ़ी है। हम लोग चलते हुए बस एक देख लेते हैं टाइप ऑफ बॉन्ड्स के बारे में कि कितने टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। तो हम लोग अगले क्लास को यहीं से शुरू करेंगे, टाइप ऑफ बॉन्ड से ही शुरू करेंगे। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, ठीक है।
तो केमिकल बॉन्ड जो होता है ये हम बेसिकली बोल सकते हैं दो तरह का होता है, दो तरह का होता है। एक होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और एक होता है वीक बॉन्ड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जहां पे एलिमेंट्स के बीच की बॉन्डिंग होती है, और वीक बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जहां पे मॉलिक्यूल्स के बीच की बॉन्डिंग होती है। तो एलिमेंट्स के बीच में आयनिक बॉन्डिंग होता है, तो एक आयनिक बॉन्ड होता है जिसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, जो आपके सिलेबस में है। एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड ये भी आपके सिलेबस में है। और एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसको हम लोग डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी कहा जाता है। एक होता है बनाना बॉन्ड, जी हाँ बनाना बॉन्ड, बनाना केला जैसा दिखता है वो, उसको हम लोग टाउ बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, एक होता है मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, और एक लास्ट जान जाओ सिंगलेट बॉन्ड, सिंगलेट बॉन्ड। तो ये आपके 6 स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, और वीक बॉन्ड्स जो मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, ये बेसिकली हम बात करते थे दो होता है। एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, H बॉन्ड बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन बॉन्ड, और एक होता है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और हाइड्रोजन बॉन्ड, ये दो वीक बॉन्ड्स होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। तो हम लोग आगे चैप्टर्स में अपने जो 3 हम लोग के सिलेबस में है उनको डिस्कस करेंगे, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। ठीक है, और बाकी जो बॉन्ड्स है ये आपको इन फ्यूचर आगे चल के पढ़ना है साइंस में। तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, टाइप ऑफ बॉन्ड को डिस्कस करते हैं।